जय हिंद। आज से हम ओशनोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं जो है, और आगे आने वाले 10 से 15 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा नहीं, आई थिंक 2 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो है जलमंडल में क्या क्या पाया जाता है, और किस मतलब वाटर जो है किस फॉर्म में अर्थ पे पाया जाता है, ये हम सारा पढ़ेंगे जो है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं जलमंडल। जल जलमंडल। तो जलमंडल का जो तात्पर्य होता है कि जो पृथ्वी पर जो भी जल पाया जाता है वो जलमंडल होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर व्याप्त समस्त जल। पृथ्वी पृथ्वी पर व्याप्त समस्त जल। तो अब ये जो जल है हमारा जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है जो है। तो सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा? महासागरों में। ठीक है, महासागर व सागर में। उसके बाद हिमनद, जो बर्फ़ होती है वहाँ पे। इसके बाद सतही जल या जलाशय। सतही जल व जलाशय। ठीक है। इसके बाद भूजल, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद वायुमंडलीय वाष्प, जो इवापोरेशन के द्वारा ऊपर जाके बारिश होती है, जिससे वायुमंडलीय वाष्प। उसके बाद मृदा की नमी। मृदा की नमी और जीवित कोशिकाओं में जल। जीवित कोशिकाओं में जल। तो ये जल यहाँ यहाँ पाया जाता है। महासागर हो गया, सागर हो गया, हिमनद, सतही जल, जलाशय, भूजल, वायुमंडलीय वाष्प, मृदा की नमी और जीवित कोशिकाओं में जल। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है अर्थ पे जो कि महासागर हैं जो है विशेष। इसमें जो है क्या है विशेष में महासागर जो है, जो अर्थ का जो एरिया इसने कवर किया हुआ है वो 70% है। 70% भूमि का क्षेत्रफल। भूमि का क्षेत्रफल। और जो अर्थ पे जो वाटर है जो पाया जाता है वो पूरा इसमें कितना है? महासागरों में 97% जल भंडार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में जो है कि महासागर कितने परसेंट क्षेत्रफल को कवर करता है अर्थ के, और इसमें कितना परसेंट जल का भंडार पाया जाता है जो है। अब हमारा जो अगली हेडिंग है वो ये है कि महासागर जल का महत्व क्या है जो है। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है? महासागर और सागर का महत्व। महासागर व सागर का महत्व। तो देखिए इसमें जो महत्व है एक तो भौतिक रूप से है और एक मानवीय रूप से है। तो हम सबसे पहले चलिए मान लीजिए देखते हैं भौतिक रूप में जो है। तो जो भौतिक में है वो तो पहला यही है कि जल ही जीवन है। ये तो सबको पता है। पहला क्या है? जल ही जीवन है, बिना इसके तो जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है। दूसरा फिर जलीय स्रोत, जिसमें जल संसाधन हो गया और जल की प्रक्रिया होगी, जल चक्र वाला जल की प्रक्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद जैवमंडल हो गया, मतलब जहाँ जहाँ पे जल का इम्पोर्टेंस है। जैवमंडल व वायुमंडल में विशेष प्रभाव। बारिश इसी से तो होगी, जब इवापोरेट होगी वाटर ऊपर जाएगा तो बादल बनेगा जो है। विशेष प्रभाव।
ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी भूमिका। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी भूमिका, जो कि किस में इम्पोर्टेंट होता है, संतुलन में जो है। संतुलन में क्या, जैसे ताप को बैलेंस करता है, तो तापीय संतुलन, ताप मतलब गर्मी, जल चक्र का संचालन, जल चक्र का संचालन, लवण हो गया जो है, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंस है वो है भौतिक में। अब हम देखते हैं मानवीय, मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा जो है। तो सबसे अगला क्या है, मानवीय। तो मानवीय में आपका जो है, तो सबसे पहला तो वही है आर्थिक, जिसमें आपका संसाधन हो गया, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, जो आप घूमने टहलने जाते हैं जो है। फिर आपका होगा सामरिक। सामरिक में आपका क्या होगा, भू राजनैतिक। भू राजनैतिक में क्या होगा, जिसमें मान लीजिए सीमा रेखा विवाद, तटीय सुरक्षा, ये सब चैलेंजेस भी हैं। तटीय सुरक्षा, प्रमुख प्रभुत्व क्षेत्र, आपदा प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद फिर अगला इसमें क्या होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्चर का पार्ट, आबादी बस्ती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि महासागर और सागर का महत्व बताते हैं जो है, ठीक है। अब हम आगे जो है कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो है, जो कि है आगे जो है कुछ फैक्ट्स महासागर से रिलेटेड। तो सबसे पहला यही है, महाद्वीप पर सबसे निचला स्थान। महाद्वीप पर सबसे निचला स्थान, तो इसमें तीन है। एक तो डेड सी हो गया आपका, मृत सागर, जिसका सी लेवल 400 मीटर से भी नीचे है। लेक असल, ये कहाँ पे है, जिबूती में। और अगला मृत घाटी, ये आई थिंक यूएसए में है, हाँ यूएसए में है, ठीक है। 86 मीटर, ये 86 मीटर है, और ये 156 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो हमारा है वो प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक, अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर। ये तो हो गए महासागरों में। अगर हम देखते हैं कि सागर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो दक्षिण चीन सागर होगा, दक्षिण चीन सागर। इसके बाद आपका कैरिबियन, ठीक है। और इसके बाद आपका भूमध्य सागर। और जो सबसे बड़ी गल्फ है, लार्जेस्ट गल्फ, वो है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक है, मतलब इसी में फ्रेश वाटर, जो कि हमारे पीने में, सिंचाई करने में, सब चीज़ों में यूज होता है, फ्रेश वाटर। तो देखिए महासागरों में कितना जल था, 97.5।
और जो मीठा जल है, जो बाकी बचा वो कितना हो गया 2.5%। तो इसमें भी जो है जो सबसे ज़्यादा है वो है, मतलब 2.5 में सबसे ज़्यादा जो है ग्लेशियर में है। कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? ग्लेशियर में जो है। ग्लेशियर में कितना है? 68.7% जो है। ठीक है। और उसके बाद फिर किस में सबसे ज़्यादा है? भूजल में। भूजल में कितना है? 30%, 30.1% मान लीजिए, नहीं 30% ही मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है, मतलब ग्लेशियर के बाद भूजल में। इसके बाद सतही जल, जो कि कितना है 0.4%। इसमें भी जो है कहाँ कहाँ पे? वायुमंडलीय जल, झील, नदी, वायुमंडलीय वाष्प, और कहाँ पे जो है मृदा नमी। और जो एक लास्ट है वो क्या है? परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट ये है 0.8%। ठीक है, ये तो ये सारा टोटल हो गया फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है। ठीक है, अब अगला है विश्व महासागर। विश्व महासागर, तो इसमें जो मतलब इस महासागर इसको बांटा गया है किसमें किसमें? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, और ये अर्थ है, ये यहाँ से इक्वेटर, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो पाई जाती है 50%, और दक्षिणी गोलार्ध में 20%। और जो महासागर है वो भी 50%, और यहाँ पे 80%। तो इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? भूमि गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको हम? भूमि गोलार्ध। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको हम क्या बोलते हैं? जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध। ठीक है, तो ये सारा आज का रहा। हम कल से स्टार्ट करेंगे जो है महासागरीय नितल का उच्चावच, कि महासागर के नीचे क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।